हेलो स्टूडेंट्स, आप सब मजे में होंगे और आप एक्साइटेड भी होंगे पढ़ाई करने के लिए। ऐसे मैं आशा रखता हूं, क्योंकि लॉकडाउन अगेन आगे बढ़ा है तो आपको खुद को डिसिप्लिन में रख के मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, आप ही आपके करियर के लिए काम कर सकते हो और आप ही जिम्मेदार होंगे आपका करियर अच्छा रहेगा या आपका करियर जो है वो आपके हिसाब से नहीं चला तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे बेटा, क्योंकि पूरे इंडिया के लिए सेम कंडीशन है। और आप यदि डिसिप्लिन में रह के मेहनत करोगे तो रिजल्ट गारंटेड अच्छा आने वाला है। अब हम लोगों ने लास्ट क्लास तक देखा था कि मैंने आपको एक 6 पैरामीटर्स की बात करी थी। किसी भी क्यूब को रिप्रेजेंट करने के लिए 6 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड। ए, बी एंड सी जो थी वो एज लेंथ थी, एंड अल्फा, बीटा एंड गैमा जो थे वो कॉर्नर्स थे। आप सबको पता होगा, राइट? अब हम लोग ये एजेस एंड कॉर्नर्स के बाद आज देखने वाले कुछ बेसिक डेफिनेशन एंड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द क्यूब। किसी भी क्रिस्टल या यूनिट लेटिस होगा या यूनिट सेल होगा, उसकी बेसिक डेफिनेशंस कुछ देखेंगे हम लोग। कुछ ऐसे पॉइंट जिसकी जरूरत आपको हर रोज रहने वाली है जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक, जिसमें सबसे पहला एक पॉइंट है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो, इस चीज को याद रखना है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग C.N से शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान से देखना, मान के चलो मेरे पास ऐसे 4 एटम है जो एक दूसरे को स्फीयर, देखो इस चैप्टर तक हम लोग एटम को स्फीयर ही मान के चलेंगे, तो एक राउंड शेप में ही हम लोग ड्रॉ करने वाले उसे। और ये स्फीयर शेप जो है उसमें बिल्कुल बीच में एक छोटा सा एटम है यहाँ पर। तो आप लोग सोच सकते हो यहाँ पर कि ये जो छोटा सा एटम है वो कितने एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड है? बताओ मुझे बेटा, छोटा सा एटम है वो डायरेक्टली कितने एटम से कनेक्टेड है? तो 1, 2, 3 एंड 4। तो याद रखना, इसी को उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये है कि कोई एक एटम दूसरे कितने एटम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। अंडरस्टूड? कोई एक एटम उसके नेबर कितने एटम के साथ, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम के साथ जो कनेक्टेड है, उसी को उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 4 आएगा। कौन से एटम का? ये बीच वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? देखिए, दूसरा एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल ले लें, मान के चलो यहां पर आपके पास है लाइक दिस, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो बीच का एटम है वो कितने एटम के साथ कनेक्टेड है? बताओ मुझे। 6 एटम के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 एटम के साथ कनेक्टेड है। इसके सेंटर को मैं कनेक्ट कर रहा हूं। तो 6 एटम के साथ कनेक्टेड है, तो यदि इसमें पूछा जाए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, तो क्या बताओगे बेटा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। सिंपल। तो कोई एक एटम जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है उसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। देखो, एक और फिगर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग यहां पर। एक क्यूब ले रहे हैं हम, सिंपल क्यूब, या फिर आप प्रिमिटिव सेल भी इसे बोल सकते हो। ओके, अब इसके हर एक कॉर्नर के ऊपर, इसके हर एक कॉर्नर के ऊपर एक एटम को रखते हैं। ये रहा एक एटम, हर एक कॉर्नर के ऊपर एटम को रखते हैं। हो गया? अब बेटा समझना यह है कि इसका जो बॉडी डायगोनल है, बॉडी सेंटर बोले, चलो बॉडी सेंटर तो आप जानते ही, बॉडी सेंटर किसे बोलते हैं? जिस रूम में मैं वीडियो लेक्चर ले रहा हूं उसमें ये जो कॉर्नर है उसके बिल्कुल सामने वाले कॉर्नर को मैं कनेक्ट करती हुई एक लाइन खींच लूं, फिर यहां से मैं ऊपर की तरफ कनेक्ट होती हुई एक लाइन खींच लूं, तो दोनों कहीं ना कहीं तो क्रॉस करेंगे
और दोनों जहां पर क्रॉस करेंगे उस एरिया को, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर बोलते हैं। तो इसका बॉडी सेंटर कहीं ना कहीं तो होगा कि नहीं होगा, तो यहां पर ये बॉडी सेंटर है, ऐसा मान लेते हैं ये बॉडी सेंटर है। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां से ये लाइन पास हो रही है, यहां से ये लाइन पास हो रही है, तो ये बॉडी सेंटर ही है। अब ये जो बॉडी सेंटर है, ये एटम कितने एटम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली अटैच्ड है, तो आप में से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट बोलेंगे 0, एक भी एटम के साथ सर कनेक्टेड नहीं है। बिल्कुल, फिगर मैंने इस तरह से ड्रॉ करी है कि आपको तो ऐसा ही लगेगा कि एक भी एटम के साथ ही कनेक्टेड नहीं है, लेकिन सोचो ऐसा, जो हकीकत में ऐसा ही होने वाला है कि ये एटम की साइज बड़ी है और ये एटम भी इतने बड़े हैं कि इनका स्फीयर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। तो नीचे के 4 स्फीयर इसके कनेक्ट होंगे और ऊपर के 4 जो एटम है इसके स्फीयर भी इसके साथ कनेक्ट होंगे। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कितना मिलेगा बताओ, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा, सही है 8। कैसे, ऊपर के 4 स्फीयर इसको कनेक्ट करेंगे और नीचे के 4 स्फीयर जो है वो भी इसको कनेक्ट करेंगे। आगे जाके कल के लेक्चर में हम लोग बॉडी सेंटर की पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत आसानी से ये चीज क्लियर हो जाएगी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8। अंडरस्टूड। दूसरी चीज, ये तो बात हो गई कोऑर्डिनेशन नंबर की। अब एक चीज और समझनी है जिसे हम लोग बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। फिर मैं फॉर्मूला प्रिंटिंग फॉर्म में भी आपको बताता हूं, पैकिंग एफिशिएंसी। अब ये क्या चीज है भाई, पैकिंग एफिशिएंसी। मान के चलो एक ग्लास का बॉक्स है आपके पास, आई रिपीट, एक ग्लास का बॉक्स है पूरा, ओके। अब आप वो स्माइली बॉल होता है ना, येलो कलर की स्माइली बॉल, उसको लेके आते हो और उस ग्लास के बॉक्स के अंदर एक तरह से अरेंज कर लेते हो। अब एक तरह से अरेंज कर लिया, पूरे बॉक्स को कंप्लीटली पैक कर लिया और उसे बंद कर लिया। क्या आप ऐसा दावा कर सकते हो कि पूरा का पूरा जो ग्लास का बॉक्स है वो 100%, उसका पूरा वॉल्यूम 100% स्माइली बॉल से ऑक्यूपाई हो गया? तो नहीं कर सकते, क्योंकि स्माइली बॉल को जब अरेंज करते हो तो बीच में कहीं ना कहीं तो गैप रहेगी कि नहीं रहेगी। तो जो गैप रहती है वो वॉइड है। क्या है? वॉइड है, स्पेस है। जबकि पैकिंग एफिशिएंसी किसे बोलते हैं? जो स्माइली बॉल के थ्रू टोटल वॉल्यूम में से जितना पार्ट ऑक्यूपाई हो गया उसी को उसकी पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। मान के चलो 60%, 60% जितना वॉल्यूम स्माइली बॉल ने ऑक्यूपाई कर लिया तो उसको 60% पैकिंग एफिशिएंसी बोलेंगे। एंड स्पेस वाला एरिया कितना है? 40% है, ऐसा हम बता सकते हैं। क्लियर है? देखो यहां पर अलग अलग यूनिट सेल के अंदर, अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम के अंदर ये पैकिंग एफिशिएंसी अलग अलग होती है। स्माइली बॉल की जगह एटम को सोचो बेटा, तो आप समझ पाओगे कि एटम को सोचते हैं तो एटम जो है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी हमको देखने को मिल सकती है। तो एक यूनिट सेल के अंदर एटम के थ्रू जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है, आई रिपीट, एक यूनिट सेल के अंदर एटम के थ्रू जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है उसी को उसकी पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी किसे बोलेंगे? तो यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम जो होगा उसमें से टोटल वॉल्यूम का कितना पार्ट एटम ने ऑक्यूपाई किया, इनटू क्या करना पड़ेगा बेटा? परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज मिलेगा। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी आएगी। अब आप जानते हो कि एक स्फीयर है, ये स्फीयर है, एटम को हम स्फीयर मानते हैं, तो यहां से ए एरिया को हम लोग रेडियस मानेंगे। तो इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना? एक बॉल है, बॉल का वॉल्यूम कितना? उसकी रेडियस अलग अलग होगी तो वॉल्यूम चेंज होगा, बट फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, 4/3 पाई r क्यूब।
सही बात है कि नहीं? तो एक राउंड शेप में कोई भी चीज है तो उसका वॉल्यूम हम लोग डिटरमाइन करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब से। रेडियस चेंज होगी तो वॉल्यूम बदलता जाएगा, लेकिन कितने एटम अवेलेबल है यूनिट सेल के अंदर वो नहीं पता। ये वॉल्यूम तो एक एटम का है, एक स्फीयर का है। अलग अलग यूनिट सेल में अलग अलग नंबर ऑफ एटम होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, Z नंबर ऑफ एटम इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन टोटल वॉल्यूम करना पड़ेगा, तब जाके हमको मिलेगी पैकिंग एफिशिएंसी। Z क्या है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। 4/3 पाई आर क्यूब क्या है बेटा, एक यूनिट एक एटम का वॉल्यूम। एंड ये वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बात समझ आ रही है? चलो इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले समझना है कोऑर्डिनेशन नंबर किसे बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है समझते हैं बेटा, बहुत आसान है। देखो, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल्स अराउंड अ स्पेसिफिक पार्टिकल इन अ गिवन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। मैंने आपको ये चीज सिखाई है कि अलग अलग अरेंजमेंट के अंदर अलग अलग CN होते हैं। CN मींस कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि यहां पर चलो मान के चलो ऐसी कोई लाइन है, सिर्फ ऐसी एक ही लाइन, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा बताओ मुझे। एक एटम मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 ही एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ऐसी कंडीशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। सिंपल। मान के चलो ऐसी कोई कंडीशन आ गई तो बीच वाला एटम जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए मुझे, 3, क्योंकि ये बीच वाला जो एटम है वो 3 एटम से कनेक्टेड है, तो ऐसी कंडीशन में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 3 आएगा। समझ में आ रहा है? अब बात करनी हम लोगों को पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। पैकिंग एफिशिएंसी बोलो, पैकिंग फ्रैक्शन बोलो, बात एक ही है, इसे PE से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। यही तो मैंने लिखा था, याद करो, यही फॉर्मूला मैंने लिखा था बेटा। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ क्रिस्टल। यहां पर क्रिस्टल लिखा है, वहां पर मैंने यूनिट सेल लिखा था, बात एक ही है। नीचे देखो, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, और नीचे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, V, एंड Z क्या है बेटा, यहां पर लिखा हुआ है Z, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल या नंबर ऑफ फॉर्मूलाज यूनिट फॉर आयोनिक क्रिस्टल। उसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यही याद रखना है। आपको नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल Z है, एक एटम का ये वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हम स्फीयर मानते हैं एटम को। Z क्या है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, नीचे है टोटल वॉल्यूम। यदि परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो सिर्फ इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में पैकिंग एफिशिएंसी आपको मिल सकती है। बोलो समझ में आ रहा है पॉइंट? तो पैकिंग एफिशिएंसी को समझना बहुत ही आसान होता है। अब हम लोगों को पैकिंग एफिशिएंसी में जाना है, पैकिंग एफिशिएंसी को डिटेल में पढ़ना है, तो कल का लेक्चर तो उसी के बारे में है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में ही है, लेकिन अभी के लिए हमको एक क्रिस्टल को समझना है, एक क्यूब को समझना है। और यहां पर मैं एक क्यूब ड्रॉ कर रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे हम, क्योंकि एग्जाम्पल जो आएंगे उसमें जिस लैंग्वेज में वो बात करते हैं वो सारी लैंग्वेज को आज समझनी है हमको। तो वो टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, क्रिस्टल में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो सारी टर्मिनोलॉजी हम आज पढ़ लेंगे। ओके, अब समझना बेटा ध्यान से, ये एक क्यूब है। अब क्यूब में आपसे पूछा जाए कि कॉर्नर्स कितने हैं, आपसे पूछता है कॉर्नर्स कितने, आपसे वो पूछता है क्यूब की फेसिस कितनी, आपसे पूछता है कि क्यूब की एजिस कितनी,
फिर आपसे क्वेश्चन कर सकता है वो फेस सेंटर कितने, फेस सेंटर कितने, ये भी क्वेश्चन कर सकता है वो। फिर आपसे पूछ सकता है वो बॉडी डायगोनल कितनी, बॉडी डायगोनल। आपसे पूछ सकता है वो फेस डायगोनल बताइए कितनी होती है। एक क्यूब के अंदर ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। फिर इसके बाद आएगा अल्टरनेट नंबर ऑफ एजेस, अल्टरनेट नंबर ऑफ एजेस पूछ सकता है आपसे। ये आपसे पूछ सकता है अल्टरनेट नंबर ऑफ कॉर्नर्स, और ये आपसे पूछ सकता है अल्टरनेट नंबर ऑफ फेसेस। अब ये सारे पॉइंट के आंसर हम यहां से ढूंढेंगे कि कैसे मिल सकता है। देखते हैं जरा। सबसे पहला कॉर्नर्स कितने, सबसे आसान सवाल, कोई भी क्यूब के कॉर्नर्स कितने होते हैं दिख रहा है, देखो यहां पर एक, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5 6 7 8, तो दिख ही रहा है कि कॉर्नर 8 होते हैं, राइट। फेसिस कितनी, फेसिस, फेसिस किसे बोलते हैं, ये एक फेस है बेटा, ये वाली एक फेस है, तो ये पहली फेस है, दिख रहा है आपको, 4 कॉर्नर से कनेक्टेड एक साइड, उसे हम लोग बोलते हैं फेसिस। उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक दूसरी फेस दिख रही है आपको, नीचे की तरफ एक तीसरी फेस दिख रही है, ऊपर एक फोर्थ फेस दिख रही है, फिर आपको ये आगे की फेस दिख रही होगी, और बिल्कुल पीछे भी एक फेस है ये वाली, ये 4 कॉर्नर से कनेक्टेड। बोलो समझ में आ रहा है पॉइंट। ये पहली फेस, उसके ऑपोजिट दूसरी, नीचे तीसरी, ऊपर चौथी, आगे की तरफ 5th नंबर की, और पीछे भी नंबर 6 नंबर की। तो टोटल फेसिस कितनी है, 6। आपसे पूछा जाए एजिस कितनी है, एजिस का मतलब क्या होता है, 2 फेस जहां पर कनेक्ट होती है उसी को एजिस बोलते हैं। जैसे कि ये एक वॉल है, ये दूसरी वॉल है, ये दोनों जहां से कनेक्ट हो रही है, जहां पर मैं पेन रख रहा हूं, ये पेन से दोनों वॉल कनेक्ट हो रही है, तो ये पेन जो है वो एज है। बोलो समझ आ रही, एक ये वॉल, एक ये वॉल, ये दोनों वॉल जहां से कनेक्ट हो रही है वो लाइन को हम क्या बोलते हैं, एजिस बोलते हैं। कितनी एजिस है जरा ढूंढो। एक तो ये दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो एजिस कितनी आ गई बेटा, 12। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, 12 एजिस यहां पर आ रही है। अब बात आती है फेस सेंटर। सिंपल सी बात है, फेसिस, हर फेस का एक सेंटर होगा। जैसे कि ये एक वॉल है, इसे फेस मान लो, तो इसका सेंटर तो एक ही होगा ना। तो ऐसी फेसिस कितनी है, 6। तो फेसिस सेंटर भी कितने होंगे बेटा, 6। एवरी फेस हैविंग वन सेंटर। जैसे कि ये फेस है, इसको ऐसे क्रॉस करेंगे तो ये इसका सेंटर आ रहा है, समझ में आ रहा है। बॉडी डायगोनल्स, बॉडी डायगोनल किसे बोलते हैं, देखो जिस रूम में मैं लेक्चर अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस रूम के बारे में जरा आप सोचो, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सोचो। ये जो कॉर्नर है रूम का, इस कॉर्नर से बिल्कुल सामने के कॉर्नर, नीचे ये ऊपर का कॉर्नर और सामने वाले नीचे वाला कॉर्नर, दोनों को कनेक्ट करती हुई एक लाइन में ड्रॉ करो, तो इसे बोलेंगे बॉडी डायगोनल। क्या बोलेंगे, बॉडी डायगोनल। तो ये एक बॉडी डायगोनल हुआ। यहां से नीचे का कॉर्नर ऊपर के कॉर्नर से कनेक्ट करेगा, तो ये दूसरा बॉडी डायगोनल हुआ। यहां से ऊपर का कॉर्नर सामने वाले कॉर्नर से कनेक्ट करेगा, तो ये तीसरा बॉडी डायगोनल हुआ। और यहां से नीचे का कॉर्नर ऊपर के कॉर्नर से कनेक्ट करेगा, तो ये चौथा बॉडी डायगोनल हुआ। तो बॉडी डायगोनल कितने होते हैं बेटा, देखो
दो कॉर्नर मिला के एक बॉडी डायगोनल बनाएंगे। ऐसे 8 कॉर्नर है तो बॉडी डायगोनल कितने मिल सकते हैं? 4। इसको यदि मैं बॉडी डायगोनल को ड्रॉ करना चाहूं तो ड्रॉ भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि ये आगे का कॉर्नर है और ये पीछे का कॉर्नर है, तो साथ में दोनों को कनेक्ट करिए तो एक बॉडी डायगोनल हो गया है। ये पीछे का कॉर्नर है और ये आगे का कॉर्नर है, दोनों को कनेक्ट करो, बॉडी डायगोनल दूसरा। ये आगे का कॉर्नर है, ये पीछे का कॉर्नर है, कनेक्ट करो, तीसरा, और ये चौथा। टोटल 4 बॉडी डायगोनल यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अब बात आती है फेस डायगोनल्स की। फेस के डायगोनल किसे बोलेंगे? तो पहले सोचो फेस कितनी है बेटा। ये फेस है, ये फेस है। फेस का डायगोनल मींस ये सामने वाले कॉर्नर को कनेक्ट किया तो फेस का डायगोनल आ गया। कलर थोड़ा चेंज कर ले, चलो। चलो ये फेस का डायगोनल आ गया, ये भी तो फेस का डायगोनल हो गया। तो एक फेस के ऊपर 2 डायगोनल आ सकते हैं। जैसे कि ये वॉल है बेटा, इस वॉल में ऊपर के कॉर्नर से मैं नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करूं ऐसे, तो एक फेस डायगोनल हुआ। फेस के ऊपर का डायगोनल यहां से यहां पर मैं कनेक्ट करूं तो एक दूसरा डायगोनल हो गया। तो कितने डायगोनल हुए? 2। एक फेस के ऊपर 2 डायगोनल आ रहे हैं। फेसिस कितनी है? 6। एक फेस के ऊपर 2 डायगोनल आ रहे हैं, 6 फेसिस है। टोटल फेस डायगोनल कितने बताओ, चलो जल्दी से। टोटल फेस डायगोनल बताओ मुझे। वेरी गुड, कितने आएंगे? 12। तो यहां पर 12 फेस डायगोनल देखने को मिल रहे हैं। आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है, लॉजिकल है, कुछ क्लेम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यदि आप ये नहीं कर पाए तो आप एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। तो प्लीज मुझे आपसे एक विनती करनी है कि आपको ये याद रखना है। अब जो मैं बात करने वाला हूं अल्टरनेट नंबर ऑफ एजेस, अल्टरनेट नंबर ऑफ कॉर्नर्स एंड अल्टरनेट नंबर ऑफ फेसेस के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग कभी भी कहीं पर आपको ये पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है। क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है। अल्टरनेट नंबर ऑफ एजेस, अल्टरनेट जब भी आए तो ऐसी एजेस को फाइंड करो जो एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो। जैसे कि ये एज है, ये दूसरी एज है, तो ये दोनों तो कनेक्ट हुई, इसमें से एक ही काउंट करेंगे हम लोग। यहां पर जो आएगी उसे भी काउंट नहीं करेंगे, यहां पर आई इसे काउंट किया तो ये और ये दोनों को काउंट नहीं कर सकते, नीचे वाली भी काउंट नहीं कर सकते हम। अल्टरनेट मतलब कि एक के साथ दूसरी अलग होनी चाहिए, एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो, ऐसी एजेस को आपको ड्रॉ करना है यहां पर। चलो ऐसी एजेस के लिए हम थोड़ा सा कलर चेंज करें। मान के चलो हमने एक एज ये ले ली, तो इसके साथ ये कनेक्टेड है, इसे काउंट नहीं कर सकते। ये कनेक्टेड है, इसे काउंट नहीं कर सकते। ये कनेक्टेड नहीं है तो इसे काउंट कर सकते हो। अल्टरनेट नंबर ऑफ एजेस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये 2 आएंगे। चलो ये इसके साथ कनेक्टेड हो गई, नहीं काउंट कर सकते। ये इसके साथ कनेक्टेड हो गई, नहीं काउंट कर सकते। इसे काउंट कर सकते हैं, कहीं कनेक्टेड नहीं है। इसे काउंट कर सकते हैं, कहीं कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इसे काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों को कनेक्ट करेगी। इसे ये कनेक्ट करेगी, ये इसे कनेक्ट करेगी, ये कनेक्ट करेगी दोनों को। तो अल्टरनेट मींस एक को छोड़ने के बाद दूसरी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो ए दूसरी छोड़ दी, फिर आ गई, फिर छोड़ के यहां पर आ गई। तो ऐसे अल्टरनेट नंबर ऑफ एजेस कितनी मिल रही है बेटा? 4 मिल रही है। देखो यहां पर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अल्टरनेट मींस टोटल जितनी होगी एजेस उसका आधा। ऐसा नहीं होता यहां पर। 12 टोटल एजेस है बट अल्टरनेट एजेस कितनी आई? सिर्फ 4 ही आई है। अल्टरनेट नंबर ऑफ कॉर्नर्स को देखें, अल्टरनेट नंबर ऑफ कॉर्नर्स को देखें बेटा। चलो एक ये कॉर्नर है, अब इसके साथ ये कनेक्टेड है तो इसे नहीं ले सकते। ये कनेक्टेड है, इसे नहीं ले सकते। ये भी कनेक्टेड है, नहीं ले सकते। ये वाला ले सकते हो आप। तो ये दूसरा, इसके साथ ये कनेक्टेड है, नहीं ले सकते। तो ये ले सकते हो, कनेक्टेड नहीं है। डायगोनल के कनेक्शन को मत मानो, सिर्फ ये लाइन को देखना है आपको। ये नहीं ले सकते लेकिन ये ले सकते हो आप लोग। तो कुछ चीजें यहां पर समझने जैसी है
कि एक को छोड़ के कॉर्नर आ रहा है, देखो एक को छोड़ के कॉर्नर आ रहा है, तो यहां पर कॉर्नर्स कितने मिल रहे हैं 4, अल्टरनेट नंबर ऑफ कॉर्नर्स 4 आएंगे। तो कॉर्नर्स 8 है और इसका आधा 4 हो गया, तो एजिस 12 आधा 6, ऐसा मत लिखना वरना फंस जाओगे। अल्टरनेट नंबर ऑफ फेसिस, अल्टरनेट नंबर ऑफ फेसिस को देखना है बेटा, क्या करें बताओ। एक तो ये है, ये फेसिस को ले लो, इसके साथ कोई कनेक्टेड ना हो ऐसी फेस को पसंद करना है। देखो ये फेस कनेक्टेड है, ऊपर वाली फेस कनेक्टेड, पीछे वाली फेस कनेक्टेड, नीचे वाली फेस कनेक्टेड, बिल्कुल सामने वाली जो फेस होगी वो कनेक्टेड नहीं होगी। तो सामने वाली फेस कनेक्टेड नहीं है, तो अल्टरनेट फेसिस कितनी है ओनली 2। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा और क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज मिलेगी, अल्टरनेट नंबर ऑफ एजेस, अल्टरनेट नंबर ऑफ कॉर्नर्स, अल्टरनेट नंबर ऑफ फेसिस, ऐसी लैंग्वेज जरूर मिलेगी आपको। बात समझ आ रही है? चलो नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो बात करी उसी के बारे में ही, ये भी देखो। इन अ क्यूब, कोई भी एक क्यूब दिया गया है तो कॉर्नर्स कितने होते हैं 8, एजेस कितनी होती है 12, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स कितने होते हैं बेटा 4। आप आपकी नोट के साथ चेक करिए, तुरंत आंसर मिलेंगे। नंबर ऑफ फेसिस 6, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड 1, नंबर ऑफ फेस डायगोनल 12 मिलते हैं। ओके, अब कुछ चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर आपको लिख के दिया गया है, इसे क्या बोलना है। ये जो दिख रहा है आपको, ये है आपकी बॉडी डायगोनल, ऐसे कितनी होगी 4 होगी 4। एजिस ये है, तो एजिस ऐसे कितनी होती है बेटा 12 होती है। ये फेस का सेंटर है, कितने होते हैं 6, कॉर्नर्स है कितने होते हैं 8, ये एक फेस है पूरी, ऐसी फेसिस कितनी होती है 6, ये एक फेस की डायगोनल है कितनी होती है 12, क्योंकि एक फेस के ऊपर 2 होती है, और ये बॉडी का सेंटर है। बॉडी सेंटर एक, किसी का भी सेंटर एक ही हो सकता है, 2 सेंटर कैसे हो सकते हैं, इस रूम का सेंटर एक ही हो सकता है बेटा, तो बॉडी सेंटर एक हो सकता है। ओके, अब जरा देखते हैं, ये जो क्यूब है, ये क्यूब में ये कॉर्नर जो है वो क्यूब का मानेंगे हम, लेकिन क्या अकेले क्यूब का है ये कॉर्नर? नो, ये अंदर का जो एटम दिख रहा है वो क्यूब के अंदर है, सेंटर के अंदर है, तो ये एक पूरा का पूरा एटम पूरे यूनिट सेल के अंदर है, पूरे क्रिस्टल के अंदर है, या यूनिट सेल बोलते हैं हम लोग इसे। तो पर 1 एटम पर यूनिट सेल है यहां पर। लेकिन यदि मैं कॉर्नर के ऊपर किसी एटम को रखूं यहां पर, तो क्या है पूरा का पूरा एटम इस क्यूब का मानेंगे हम? नहीं मान सकते बेटा। क्यों? क्योंकि ये क्यूब आगे भी कनेक्टेड है, यहां पर भी कनेक्टेड है, पीछे भी कनेक्टेड है, ऊपर भी कनेक्टेड है, नीचे भी कनेक्टेड है, तो सभी जगह ये क्यूब कनेक्टेड है। कितनी जगह पे कनेक्टेड है जरा सोचो। एक तो ये जो दिख रहा है वो, फिर ये आगे की तरफ भी आएगा एक क्यूब ऐसा, ये यहां पर भी है, एक यहां पर भी है, दिख रहा है कि नहीं बेटा? तो देखो एक ये है आगे वाला, ये पीछे वाला, तो ऐसे 4 क्यूब, और इसके ऊपर भी ऐसे 4 होंगे। नहीं समझ आया? देखो ये रूम है, थोड़ा हाइपोथेटिकल बात है, समझना है। ये रूम है, रूम के इस कॉर्नर को सोचो जरा, रूम के इस कॉर्नर को सोचते हैं, तो ये एक रूम, इसका ये कॉर्नर, अब ऐसा ही रूम इसके साइड में भी तो होगा, होगा कि नहीं होगा? ऐसा ही रूम इसकी साइड में ऐसे भी तो हो सकता है, और जो साइड में पीछे की तरफ जो रूम सोचा था उसके भी साइड में हो सकता है। तो एक फ्लोर के ऊपर ये एज जो है वो कितने यूनिट सेल को कनेक्ट कर रही है? 4। अगेन एक ये जो वॉल, 2 वॉल को कनेक्ट करती हुई लाइन है, वो लाइन एक ये यूनिट सेल, इसके बाजू में दूसरा यूनिट सेल, इसके सामने तीसरा, और उसके साइड में चौथा। तो ये वॉल को मैं यदि तोड़ दूं तो मैं चारों में जा सकता हूं। अब ये कॉर्नर की बात करें तो चारों यूनिट सेल का कॉमन कॉर्नर है तो, लेकिन ये जो रूम है उसके ऊपर भी तो रूम हो सकता है,
साइड में रूम है उसके ऊपर भी तो रूम हो सकता है, इस यहां पर पीछे जो रूम था उसके ऊपर और जो सामने था उसके ऊपर, तो ऊपर भी 4 रूम, नीचे भी 4 रूम, और इस कॉर्नर को मैं तोड़ दूं तो 8 रूम में मैं जा सकता हूं। नहीं समझ आया? ये कॉर्नर को बेटा मैं तोड़ दूं तो कितने यूनिट सेल के अंदर मैं जा सकता हूं? 8। वेरी गुड। दैट मींस एक कॉर्नर के ऊपर जो एक एटम है, एक कॉर्नर के ऊपर जो एटम है वो कितने यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन देगा? 8 यूनिट सेल में अपना अपना कंट्रीब्यूशन देगा। अब एक एटम का एक यूनिट सेल के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? सोचो, एक एटम है, 8 यूनिट सेल है, 8 यूनिट सेल के अंदर एक एटम है। अंडरस्टूड? तो समझने की बात यह है कि कॉर्नर का 8वां पार्ट एक यूनिट सेल के अंदर आएगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि ये कॉर्नर है, यूनिट्स यहां पर एटम रखा है। अब जरा समझना, एक तो ये नीचे वाला एक यूनिट सेल दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं? एक ये यूनिट सेल है। अब दूसरे यूनिट सेल को दूसरे कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, शायद आपको अच्छे से समझ में आए। ये दूसरा यूनिट सेल आ गया। फिर तीसरे यूनिट सेल को देखते हैं हम लोग। तीसरा यूनिट सेल ये रहा, ये फेस कॉमन आ जाएगी। तीसरा यूनिट सेल ये रहा। फिर फोर्थ यूनिट सेल देखते हैं। चलिए फोर्थ यूनिट सेल ये रहा। कॉमन आएगा बेटा फोर्थ यूनिट सेल। ऐसे ही ऊपर कितने हैं? 4 है, देखो ऊपर भी तो 4 है बेटा। एक ये रहा, इसमें फेस कॉमन आएगी। फिर पीछे का देख लो, देख रहे हो कि नहीं? ये पीछे का देखो बेटा, इसमें मैंने एक गलती करी, ये रेड कलर इधर आ जाएगा, ये कॉमन है इसका। ओके, और यहां पर भी 2 है, वो 2 दिख ही रहे हैं हम लोगों को। यहां पर ये वाला रहा, और फिर आगे की तरफ एक दिख रहा है आप लोगों को। टोटल कितने हैं बेटा बताओ? ये वाला टोटल कितने? 8 यूनिट सेल दिख रहे हैं ना, 8 यूनिट सेल। और ये एटम तो कॉमन है सब में, तो एटम का 1/8 पार्ट इसमें आएगा, 1/8 पार्ट इसमें आएगा, 1/8 पार्ट इसमें, 1/8 पार्ट इसमें, पीछे भी 1/8, इसके पीछे, इसके पीछे, इसके पीछे। तो टोटल एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल के कांटेक्ट में है, तो कॉर्नर के ऊपर जो एटम होगा उसका 8वां पार्ट मींस 1/8 पार्ट ऑफ एटम कंट्रीब्यूशन ऑफ पर यूनिट सेल आएगा। समझ में आ रहा है? तो यदि मैं जब भी कॉर्नर्स की बात करूं तो कॉर्नर्स हमें कितना कंट्रीब्यूशन देता है? 1/8 कंट्रीब्यूशन देता है। सेंटर है ये, सेंटर हम लोगों को कितना कंट्रीब्यूशन देता है? 1 एटम पूरा का पूरा देता है, किसी के साथ वो शेयरिंग नहीं हुई है। अब ये फेस है बेटा, फेस। अब मान के चलो ये जो वॉल है जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है, डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, तो इसके सेंटर में यदि मैं किसी भी एटम को यहां पर अज्यूम करूं तो आधा इसमें रहेगा, आधा उसमें जाएगा। तो यहां पर समझना, यहां पर जो एटम में रखता हो, इसका आधा पोर्शन इसमें, आधा पोर्शन इसमें। तो इससे होगा क्या? फेसेस के ऊपर 1/2 पार्ट इसमें आ जाएगा, 1/2 पार्ट इसमें आएगा। तो जब भी हम लोग फेसेस की बात करें तो फेस हमको हर एक एटम का 1/2 पार्ट कंट्रीब्यूट करके देता है। फेस हमको हर एक एटम का 1/2 पार्ट कंट्रीब्यूशन करके देता है।
चलिए यहां पर ये एज का मिडल पॉइंट है, ये एज है, तो एज हमको कितना कंट्रीब्यूशन देगा एज, देखो देख के ही पता चल रहा है 4। एक यूनिट सेल ये रहा आपका, ये नीचे वाला, दिख रहा है कि नहीं, एक नीचे वाला है, ऐसा एक ऊपर, एक यहां पर, एक यहां पर, तो ये 4 यूनिट सेल के कांटेक्ट में है। तो जब भी एजिस की बात आए तो एज हमको 1/4 पार्ट देगा। सोचना है तो सोचो जरा, एक ये वॉल सामने वाला, एक ये वॉल, दोनों को कनेक्ट जहां पर किया जा रहा है वहां पर ये पेन है, तो ये एज है बेटा। अब ये वॉल ऐसे आगे पीछे भी तो जा सकती है और ये वॉल ऐसे भी जा सकती है, तो ये पेन से कितनी वॉल निकल सकती है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। अब ये पेन के बीच में मैंने एटम रख लिया कहीं, तो चारों यूनिट सेल में वो अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन देगा। ये एक यूनिट सेल ये बना, एक यूनिट सेल ये पीछे बना, एक यूनिट सेल यहां पर बना, एक यूनिट सेल यहां पर बना। यहां पर जब मैं एटम रखता हूं तो वो एटम अपना 1/4 पार्ट हर यूनिट सेल को देगा, तो एजिस के ऊपर 1/4 पार्ट आता है बेटा। समझ में आ रहा है पॉइंट? ये समझना बहुत जरूरी है कि हर कॉर्नर हमें 1/8 पार्ट देता है, फेस हमको 1/2 पार्ट देता है, एज हमको 1/4 पार्ट देता है एंड सेंटर हमको 1 एटम देता है। ये समझ में आ रहा है तो शायद कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपके लिए पैकिंग एफिशिएंसी। थोड़ा सा और ट्राई करते हैं चलो समझने का। बेटा मान के चलो आपके पास एक क्यूब है, बहुत सिंपल सा क्यूब दिया गया है आपको, मान लो, और इसके ऊपर 8 कॉर्नर पे 8 एटम है। तो हमारे पास 8 कॉर्नर है बेटा, लेकिन कॉर्नर्स के ऊपर जो भी एटम होते हैं उसका कितना पार्ट पर यूनिट सेल आता है याद करो, कॉर्नर का 1/8 पार्ट, तो इसको 1/8 पार्ट देगा। 8 कॉर्नर के ऊपर 8 एटम है और 1/8 पार्ट हर एटम देगा, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर लिख सकते हैं 1 एटम पर यूनिट सेल हमको मिलेगा, 1 एटम पर यूनिट सेल। अब मान के चलो इसी चीज को थोड़ा सा चेंज कर ले हम लोग, यहां पर 8 कॉर्नर के ऊपर तो है ही चलो, लेकिन इसके साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी एटम है, तो 8 कॉर्नर हर किसी का कितना पार्ट आएगा 1/8 पार्ट, तो एक एटम तो वो हो गया, और बॉडी का सेंटर वो तो खुद एक एटम देता ही है, तो बॉडी का सेंटर ये किसी के साथ शेयर नहीं होता है, ये तो खुद का है, तो यहां पर 2 एटम आएंगे पर यूनिट सेल, 2 एटम पर यूनिट सेल आएंगे। बोलो बात समझ आ रही है? यदि मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूं और फेसिस को ले लूं, मान के चलो हर फेसिस के ऊपर भी एटम है, हर फेसिस के सेंटर में भी एटम है, आगे और पीछे, तो फेसिस का कितना पार्ट आता है, फेस जो होता है फेस का कितना पार्ट आता है 1/2 पार्ट। वेरी गुड। तो ऐसे कितने फेसिस है बेटा 6 फेसिस, तो 6 फेसिस है, तो यहां पर क्या बनेंगे बोलो 8 कॉर्नर्स है 1/8 into 1। अब यहां पर एक और काम करते हैं, फेसिस पे जब ले रहे हैं तो सेंटर को निकाल लेते हैं, सेंटर को निकाल लेते हैं, तो आपके पास अभी जो कंडीशन है वो कंडीशन ऐसी है कि जिसमें कॉर्नर के ऊपर एटम है एंड फेसिस के ऊपर एटम है। कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूशन देगा 8 कॉर्नर्स 1/8 पार्ट देंगे, प्लस फेसिस कितनी है 6, हर एक फेस कितना कंट्रीब्यूशन देगी 1/2 पार्ट देगी। चलो टोटल करो, ये 1 प्लस ये 3 से कट होगा तो 3, टोटल 4 एटम हो जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ एटम जब पता होंगे तो Z की वैल्यू आप पता कर पाओगे। याद करो पैकिंग एफिशिएंसी में Z था कि नहीं, तो Z कितना लेना है वो एक कैलकुलेशन से पता चलता है, और ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में नहीं बैठ रही तो आप Z नहीं ले पाओगे, Z पता नहीं चला तो पैकिंग एफिशिएंसी का सवाल आप नहीं कर पाओगे। बात समझ आई बेटा? तो यहां पर आपको Z समझना बहुत ही जरूरी है।
चलिए इसे नोट करिए पहले जल्दी से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर जो वर्ड लिखे हुए दिख रहे हैं आपको वो इंपॉर्टेंट है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम एट डिफरेंट लेटिस पॉइंट ऑफ अ क्यूब। ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं, कॉर्नर्स जब आता है तो कॉर्नर्स में एक कॉर्नर 8 क्यूब के साथ कॉमन होता है, तो हर क्यूब को 1/8 पार्ट देगा, वो एटम का 1/8 पार्ट देगा। फेस जो है वो 2 कॉमन होती है, 2 क्यूब के साथ फेस कॉमन होती है, तो 1/2 पार्ट देगा। तो फेस हमको 1/2 पार्ट देता है, कॉर्नर हमें 1/8 पार्ट देता है। एजेस की बात करें तो एक एज 4 क्यूब से कनेक्टेड होती है, तो वो 1/4 पार्ट देता है। एंड क्यूब सेंटर इज नॉट कॉमन, क्यूब सेंटर जो होता है वो किसी के साथ कॉमन नहीं होता है, तो 1 कंप्लीट एटम वो देता है। इट गिव अस 1 कंप्लीट एटम इन प्रेजेंट द क्यूब सेंटर। समझ में आया पॉइंट? नोट करना है, नोट कर लीजिए आप लोग इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जो यहां पर बात करनी है उसमें देखो, आपको 2 चीजों के बीच का डिस्टेंस तय करना है। मुझे बताओ कि ये जो दिख रहा है आपको, ये फेस डायगोनल है कि नहीं? ये क्या है बेटा? फेस डायगोनल। और ये क्या है? बॉडी डायगोनल। तो हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं? फेस डायगोनल की लेंथ एंड बॉडी डायगोनल की लेंथ फाइंड करने का ट्राई करते हैं। मैं फाइंड करने की प्रोसेस भी बताऊंगा, लेकिन आपको तो डायरेक्टली याद ही रख लेना है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। तो हम लोग फेस डायगोनल एंड बॉडी डायगोनल की वैल्यू ढूंढेंगे। वैसे तो यहां पर लिख के मैंने दे रखी है कि फेस डायगोनल की वैल्यू होती है √2, ए बाहर है रूट के, ध्यान रखना। और क्यूब डायगोनल या बॉडी डायगोनल भी बोलते हैं इसे, बॉडी डायगोनल की वैल्यू है √3 और ए रूट के बाहर, √3a बॉडी डायगोनल की वैल्यू है। ये लेंथ की वैल्यू है, बॉडी डायगोनल की लेंथ की वैल्यू कितनी? √3a। एंड फेस डायगोनल की वैल्यू कितनी? √2a। लेकिन क्वेश्चन है ये आता कैसे है, इसे समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले इसे कंसीडर करते हैं, जरा ध्यान रखना। देखो आप लोग इसको, इस ट्राइंगल को कंसीडर करिए। एक ट्राइंगल को जरा कंसीडर करिए बेटा आप लोग। इसमें ये जो कॉर्नर दिख रहा है वो कॉर्नर कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये कॉर्नर कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो है वो डायगोनल है, तो FD का स्क्वायर जो आएगा वो AD का स्क्वायर एंड AF का स्क्वायर आएगा। दूसरी चीज, ये एक क्यूब है और क्यूब के अंदर एज लेंथ कॉमन है, यहां पर भी A है और यहां पर भी A है, तो दोनों की एज लेंथ A मान ली जाए। तो ध्यान रखो, कंसीडर द ट्रायंगल AFD विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा? यहां पर मैं थोड़ा सा लिख के बताऊं तो यहां पर हो सकता है बेटा FD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर हो सकता है कि नहीं? अब ये जो AD है वो AD की वैल्यू क्या है? A, तो ये बनेगा A स्क्वायर प्लस AF क्या है बेटा? A, तो ये बनेगा A स्क्वायर, तो ये बन गया 2A स्क्वायर। क्या बन गया? 2A स्क्वायर। अब FD जो है उसे मान के चलो x, तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? √2 और A स्क्वायर का A हो जाएगा। एक्चुअल में तो x की वैल्यू होती है √2A स्क्वायर, लेकिन बाहर निकलेगा तो ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी फेस डायगोनल की वैल्यू। फेस डायगोनल की लेंथ की वैल्यू √2a आती है, ये याद रखो, आपको याद ही रख लेना है। फेस डायगोनल की लेंथ कितनी? √2a। फेस डायगोनल की लेंथ कितनी बेटा? √2a। अब बात करते हैं हम लोग बॉडी डायगोनल के बारे में। बॉडी डायगोनल ये रहा, इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, इसके लिए हम लोग यहां से ये ट्रायंगल को सोचते हैं।
ये ट्राइंगल को सोच लो जरा, यहां पर ये जो कॉर्नर है वो 90 डिग्री का है। अगेन पाइथागोरस प्रिंसिपल अप्लाई करो तो बीडी का स्क्वायर, इसे मान के चलो y है ये, तो बीडी का स्क्वायर ये एफ डी स्क्वायर एंड बी एफ स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा। चलो यहां पर लिख रहा हूं मैं, फिर निकाल दूंगा। बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एफ डी स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर या बी एफ स्क्वायर भी बोल सकते हो आप लोग। चलो एफ डी क्या है, एफ डी ये याद होना चाहिए, √2a होता है ये याद होना चाहिए, क्योंकि फेस डायगोनल है ये और फेस डायगोनल की वैल्यू x है, x की वैल्यू निकाल दी हमने √2a, तो इसे लिखो √2a, लेकिन उसका क्या करना है स्क्वायर प्लस bf स्क्वायर। bf क्या है बेटा, ये रहा bf, ये तो एज लेंथ है a, तो इसे लिखो a स्क्वायर। तो ये √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कैसे होता है, √2 इंटू √2, ये बन जाता है 2, तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसे y मान लिया है तो ये हो गया y स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये पूरा हो गया 3a स्क्वायर, तो ये बनेगा √3a, सिंपल। तो यहां पर ये √3a मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बॉडी डायगोनल की लेंथ √3a, ध्यान रखना बॉडी डायगोनल की लेंथ √3a, फेस डायगोनल की लेंथ √2a, फेस डायगोनल की लेंथ √2a, बॉडी डायगोनल की लेंथ √3a, ये याद रखो, लिख लो इसे, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत पड़ने वाली है बार बार। तो √3a किसकी लेंथ है, बॉडी डायगोनल की, √2a किसकी लेंथ है, फेस डायगोनल की। a जो है वो बाहर है रूट से, जरा ध्यान रखना, a बाहर है, बात समझ आई। चलो नोट कर लो इसे, फिर मैं इसके बारे में बात करता हूं, हो गया। काम करते चलो, पूरा ही निकाल दो। अब बात करनी हम लोगों को इस एरिया के बारे में, ये एरिया जो दिख रहा है इसके बारे में। ये क्या है समझना बेटा ध्यान से, ये पूरा क्यूब है, ये एज का सेंटर है और ये भी तो एज का सेंटर है। आपसे सवाल पूछा जाए कि दो एजिस के सेंटर, दो नजदीक के एजिस के सेंटर के बीच का डिस्टेंस बताइए, ये वाला डिस्टेंस, आपको ये डिस्टेंस पूछा जाए तो क्या करोगे, सिंपल। अगेन मान के चलो ये A है, ये B है और ये C है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ना कि यहां पर ट्राइंगल ले ले ABC, और ये ABC ट्राइंगल के अंदर ये 90 डिग्री है बेटा, ये 90 डिग्री का सामने वाला एरिया जो है AC, जिसे हम बोलते हैं एज के मिडल पॉइंट का डिस्टेंस देखना है, दो एजेस के मिडल पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग। ये एज है, ये एज है, इसका ये दो मिडल पॉइंट, इसके बीच का डिस्टेंस, तो यहां पर आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लेकिन आप लोग ये भी तो समझो कि ये पूरी एज है, एज का आधा a/2, ये पूरी एज है, इसका आधा a/2, तो ये बनेगा a/2 स्क्वायर प्लस a/2 स्क्वायर। बात समझ आ रही, AC को मान लो x अगेन, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा बोलो, 2a स्क्वायर बाय 4 बनेगा, स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ये बनेगा 2a स्क्वायर बाय 4। तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसको 2 से 2 कट कर लो, तो x की वैल्यू क्या आएगी बोलो, a/√2, क्या आएगी बेटा, a/√2। तो ये a/√2 जो है वो दो नजदीक के एजिस के मिडल पॉइंट की लेंथ आ रही है, a/√2, a/√2। सिमिलरली दो फेसिस के सेंटर को सोचो, दो फेसिस के सेंटर को सोचो, तो ये कितनी आएगी a/2, ये कितना आएगा a/2, तो ये सेंटर भी a/√2 ही आएगा।
क्योंकि देखो a/2 लेके आंसर a/√2 आ रहा है, तो यहां पर भी a/2 है, यहां पर भी a/2 है, तो इसका आंसर भी a/√2 आएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि दो नजदीक के नियरर फेस सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा बताओ मुझे, a/√2। टू नियरर फेस सेंटर के बीच का डिस्टेंस a/√2 एंड टू नियरर एज सेंटर के बीच का डिस्टेंस, टू नियरर एज सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, a/√2। तो यहां पर चार चीजें याद रखनी है। दो नजदीक के एज सेंटर के बीच का डिस्टेंस a/√2, दो नजदीक के फेस सेंटर के बीच का डिस्टेंस a/√2, देन आफ्टर फेस डायगोनल की वैल्यू √2 इंटू a एंड बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी, √3 इंटू a। बॉडी डायगोनल की √3 इंटू a, फेस डायगोनल की √2 इंटू a, दो एजेस के सेंटर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस a/√2, दो फेसिस के सेंटर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस a/√2। ये याद रख लो, वैसे तो प्रूव भी कर सकते हैं बट याद रख लोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल एंड फेस सेंटर क्यूबिक सेल, इन सब की हम लोगों को पैकिंग एफिशिएंसी देखनी है। एक चीज याद रख लेना, जो मैं अभी बता रहा हूं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो अभी मैं आपको सिर्फ लिख के दे रहा हूं, इसे याद रख लेना। Packing efficiency is directly proportional with the stability of the cube। वही क्यूब ज्यादा स्टेबल है जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है। जितनी पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी उतनी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी बढ़ती है जब पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ती है। ओके, ये पॉइंट याद रखना, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी के साथ मिलते हैं। तब तक बेटा इसे याद कर लेना, जितना भी पॉइंट मैंने पढ़ाया है नोट डाउन कर लो, यदि बाकी है तो इसको और अच्छे से समझ लेना। ओके बेटा, मिलते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस।